हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। चलो आज हम इस लेक्चर में रन करते हैं वॉल्यूम 2 लेक्चर 12 देखने वाले हैं। लेकिन आज का एजेंडा होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेस्पिरेशन। देखो, इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव कंप्लीटेड फोटोसिंथेसिस, वी हैव क्लियरली कंप्लीटेड ऑल द साइकिल C3 C4 एंड ऑल्सो वी हैव कवर्ड द MCQs ऑल्सो। ओके, सो फोटोसिंथेसिस इज डन। सो आज से हम रेस्पिरेशन शुरू करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन भी इजी है, एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, सो रेस्पिरेशन में भी वी विल कवर ईच साइकिल वेरी डिटेलली एंड ऑल्सो एट लास्ट हम MCQs भी कवर करेंगे। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, सो ये बात बताओ मुझे, रेस्पिरेशन क्या होता है? बेसिकली रेस्पिरेशन होता है, इट इज़ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस such as carbohydrates, fats, proteins into carbon dioxide, water and energy. So देखो, इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मुझे ये बात बताओ, फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा सा ट्राई टू रिमेंबर फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला। बेसिकली फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों मिलके दे विल फॉर्म अ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन। सो यहाँ पे नीचे आप रेस्पिरेशन का फॉर्मूला देख रहे हो ना। सो यहाँ पे C6H12O6 एंड 6O2 दोनों सब्जेक्ट्स है, वो ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट इंग्रेडिएंट्स। सो थोड़ा सा ध्यान से बताओ, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पे रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट दोनों सेम है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद रेस्पिरेशन होगा। सो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट्स जो है दे आर यूज्ड एज द सबस्ट्रेट्स, क्योंकि रेस्पिरेशन में आगे हम ये सबस्ट्रेट्स को ब्रेक डाउन करके वी आर रिलीजिंग द एनर्जी। सो दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म बाय द प्लांट्स। ठीक है, सो यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ पे एनर्जी का मतलब प्लांट्स में एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, प्लांट्स में बहुत सारे मैकेनिज्म्स होंगे, बहुत सारे। सो हर चीज़ के लिए एनर्जी का ज़रूरत है। सो एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP इन प्लांट्स। ठीक है, सो रेस्पिरेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो यहाँ पे ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सो दिस विल बी ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। बस यही है रेस्पिरेशन। लेकिन ये रेस्पिरेशन बस सीधा एक फॉर्मूले में नहीं होगा, इट वोंट हैपन इन सिंगल फॉर्मूला या सिंगल स्टेप। बहुत सारे स्टेप्स होंगे, बहुत सारे साइकिल्स होंगे। सो सब साइकिल्स को हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो रेस्पिरेशन में एक और टर्म है, इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स विद इन द सेल। ठीक है, सो देखो, फोटोसिंथेसिस बेसिकली occurs in the plants which have the chloroplast. फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लांट्स में एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट डज नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट इन इट। जैसे रूट्स, कैन रूट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? बेसिकली कुछ प्लांट्स में होगा, सॉरी पार्डन मी, बेसिकली कुछ प्लांट्स में होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में रूट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। सो रूट्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस भी इट वोंट हैपन। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट द एनर्जी टू दोज काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सो हमें कुछ प्रोसेसेस चाहिए। सो दीज काइंड ऑफ प्रोसेस के लिए द व्हाट विल से मेकिंग ऑफ द एनर्जी टू रिलीज दैट एनर्जी इंटू द डिफरेंट सेल्स, इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। मीन्स यहाँ पे एनर्जी एक सेल में सिंथेसिस होता है या इट विल बी मेड। सो एंड दिस एनर्जी जो बना था, दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इट विल अकर्स विद इन द सेल्स। ओके, सो यू ऑलरेडी नो रेस्पिरेशन, सो यू ऑलरेडी नो द रेस्पिरेशंस formula C6H12O6 plus 6O2 gives rise to 6CO2 plus 6H2O plus energy. So चलो आगे बढ़ते हैं टाइप्स। सो
बेसिकली दो तरीके हैं रेस्पिरेशन, एक है एरोबिक, दूसरा है एनारोबिक. सो आप तो टर्म्स यू रियली नो वेल, एरोबिक और एनारोबिक. एरोबिक का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो द सेम अप्लाइज टू रेस्पिरेशन ऑल्सो. इफ द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब एनारोबिक. ठीक है. सो पहला हम एरोबिक देखेंगे. सो में टोटल कितने स्टेप्स होंगे? 4 स्टेप्स होंगे. एक है ग्लाइकोलिसिस. सो ग्लाइकोलिसिस के बाद होता है क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको हम ईटीएस भी कहते हैं. फोर्थ इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. सो ये चारों स्टेप्स होता है सीक्वेंस में. ठीक है. आफ्टर वन अनदर स्टेप विल हैपन. सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिए. एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन ग्लाइकोलिसिस एक एनारोबिक प्रोसेस है. सो एरोबिक और एनारोबिक में पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस. इसलिए ग्लाइकोलिसिस नो मैटर अगर एरोबिक हो रहा है या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस पहली स्टेप होता है. लेकिन ग्लाइकोलिसिस होता है एनारोबिक नेचर में, मीन्स इट विल हैपन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. So you have to remember this, glycolysis is an anaerobic process. It will happen in the absence of oxygen. लेकिन aerobic respiration हो या anaerobic, दोनों में पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस. दिस इज द कंपल्सरी थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ठीक है. एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ भी हो, पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस. तो लेकिन ग्लाइकोलिसिस इज एन एनारोबिक प्रोसेस. ओके. सो क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, सो ये तीनों तो इट विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली. ओके गाइस. सो अगर हम साइट ऑफ दिस प्रोसेस के बारे में बात करें, सो ग्लाइकोलिसिस हैपन्स इन द साइटोप्लाज्म. क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ईटीएस होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है F4 F1 पार्टिकल्स में. ये तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. सो पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस. सो आज का एजेंडा होगा बस ग्लाइकोलिसिस देखेंगे. ठीक है. सो ग्लाइकोलिसिस बस एक स्टेप में नहीं होगा, इट विल बी ऑफ 10 स्टेप्स. इट विल बी बिट टिपिकल, लेकिन इट्स द वेरी इजीएस्ट चैट. सो चलो देखते हैं ग्लाइकोलिसिस. और एक और बात है, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, these all kind of things we will see one by one in each lecture. Okay, so we will take it slow. ठीक है. सो पहले देखेंगे ग्लाइकोलिसिस. सो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस का मतलब ग्लाइको मतलब शुगर, ग्लाइकोस शुगर, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग. सो यहाँ पे शुगर क्या है? C6H12O6. इट इज़ अ ग्लूकोज. ग्लूकोज बेसिकली शुगर होता है. सो इट इज़ अ स्प्लिटिंग ऑफ शुगर इज ग्लाइकोलिसिस. सो ग्लाइकोलिसिस वॉज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट नेम्स गस्टव एम्डेन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पार्नास. और ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे को we will also call it as EMP. So E stands for Emden, Gustav Emden में E, M stands for Meyerhoff, Otto Meyerhoff में M, and P stands for Parnas for P. इसलिए this pathway is also called as EMP pathway. So only process which is an anaerobic process. ठीक है. So EMP pathway results in 2 pyruvic acid. So at the end हमारा मेन कंपाउंड होता है रिजल्ट. इट इज़ अ पायरुविक एसिड. इट इज ऑफ 2 कंपाउंड्स ऑफ पायरुविक एसिड. सो ग्लाइकोलिसिस बेसिकली 2 फेजेस में होगा. एक है एंडोडर्मिक फेज, दूसरा एक्सोडर्मिक. एंडोडर्मिक का मतलब टेकिंग इन, टेकिंग. एक्सो का मतलब गिविंग. ठीक है. सो एंडोडर्मिक. सो यहाँ पे क्या होता है? पहली फेज मतलब एंडोडर्मिक फेज में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ना. सो इसमें दे विल बी कंजम्पशन, टेकिंग ऑफ ATP विल टेक्स प्लेस. सो दूसरा फेज में गिविंग द ATP. इसलिए 2 फेजेस में होता है. एंडो इट इज़ द टेकिंग ऑफ ATP, मीन्स इट विल कंज्यूम द ATP. और एक्सोडर्मिक में इट विल गिव द ATP. सो इसको हम डिटेल में देखेंगे. सो नेक्स्ट होता है चार्ट. सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, इट इज़ बिट कन्फ्यूजिंग, लेकिन डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दिस टू इन ए वेरी इजी वे. सो मुझे ये बात बताओ, पहला इंग्रेडिएंट क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में? ग्लूकोज. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? C6H12O6. सो ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि 6 कार्बन है. C6H12O6 कितने कार्बन है? 6 कार्बन.
सो जस्ट रिमेंबर दिस. सो पहला इंग्रेडिएंट होता है ग्लूकोज. सो व्हाट विल हैपन इज ग्लूकोज के लिए ना आगे बढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए. सो हमारा एनर्जी का मेन फॉर्म क्या होता है प्लांट्स में? एटीपी. सो इसलिए ग्लूकोज विल गेट एटीपी. सो इस केस में क्या होता है? एटीपी विल कन्वर्ट इनटू एडीपी. क्योंकि एटीपी में कितने फॉस्फेट्स होंगे? 3 फॉस्फेट्स. एडीपी में डाइफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट्स होंगे. इसका मतलब एटीपी इज गिविंग वन ऑफ इट्स फॉस्फेट टू ग्लूकोज. सो इसलिए हमारा नेक्स्ट कंपाउंड होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. इट्स जस्ट नथिंग, बस ग्लूकोज का एक और फॉस्फेट ऐड हो गया, दैट्स इट. और ये फॉस्फेट कहाँ से आया? एटीपी से. क्योंकि एटीपी में 3 फॉस्फेट्स है, इट जस्ट गिव वन ऑफ इट्स फॉस्फेट टू ग्लूकोज और ये बन गया एडीपी, डाइफॉस्फेट. सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. यहाँ पे 6 क्या होता है? 6 इज द पोजिशन. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक कंपाउंड है. सो इसमें फॉस्फेट होगा 6th पोजिशन में, दैट्स इट. देयर नथिंग दैन दैट. सो 6 है, इट्स अ पोजिशन. ओके, सो 6 इज द पोजिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है. सो यहाँ पे होगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. सो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए. दैट एंजाइम विल बी हेक्सोकाइनेज. रिमेंबर हेक्सोकाइनेज. Next, so glucose 6 phosphate it will become fructose 6 phosphate. So if you know glucose और fructose दोनों isomers है and also they have the same structure too. So यहाँ पे glucose is converting into fructose. इसका मतलब they are just changing the isomer, that's it. And इसमें हमें एंजाइम का ज़रूरत है phosphoglucoisomerase means the glucose 6 phosphate under the enzyme phosphoglucoisomerase is converting into fructose. बस एक isomerase change हो रहा है, that's it. Hence the compound will be fructose 6 phosphate. और यहाँ पे fructose 6 phosphate में फिर से ATP is helping it. So ATP is giving one of its phosphate. So ATP convert हो गया ADP, डाइफॉस्फेट. सो एक और फॉस्फेट ऐड हो रहा है, मतलब कितने फॉस्फेट्स होंगे? अब 2 फॉस्फेट्स होंगे. इसका मतलब 2 डिफरेंट पोजीशंस में होंगे. इसलिए फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट मीन्स 2 फॉस्फेट्स है इसमें और इसका पोजीशन होता है 1st and 6th पोजीशन में. ठीक है. सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट. सो एक फॉस्फेट ऐड हो गया ग्लूकोज मीन्स फर्स्ट स्टेप में ऐड हो गया, ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. और दूसरा फॉस्फेट ऐड हो गया 3rd स्टेप में मीन्स एट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट स्टेप में इट इज एडेड. सो इट बिकेम 1,6 बाइफॉस्फेट. ठीक है. सो इसका एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. फ्रक्टोकाइनेज क्यों? क्योंकि फ्रक्टो यहाँ पे कंपाउंड है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इसलिए फ्रक्टोकाइनेज. ओके. एंड और एक व्हाट विल से और एक ट्रिक बता दूँ. इफ़ यू सी एनी काइंड ऑफ एडिशन ऑफ एटीपी और गिविंग ऑफ एटीपी, जस्ट ऐड द काइनेज टू द एंजाइम. ठीक है. ओके. सो ग्लूकोज में हेक्सोकाइनेज होता है और फिर से यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से एटीपी इज गिविंग इट्स फॉस्फेट, इसलिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. ठीक है. सो हमारा आंसर हो गया फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट. सो नेक्स्ट, यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 कंपाउंड्स. आप देख सकते हो दे आर डिवाइडिंग इनटू 2. सो एक है G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरा है DHAP डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. सो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. सो ये 6 कार्बन कंपाउंड इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 3 कार्बन कंपाउंड्स. ओ सॉरी. ओके. सो 2 3 कार्बन कंपाउंड्स, इसका मतलब G3P इसमें है, इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड और DHAP ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है. ठीक है. और इसमें एक और मैजिक है, इट इज़ G3P और DHAP में
ऐसी कैपेबिलिटी है, दे कैन कन्वर्ट into each other. इसका मतलब G3P have the capacity to convert into DHAP. At the same time DHEP has the capacity to convert into G3P. So बीच में आप arrow दिख सकते हो ना, both sides में arrow है, इसका मतलब both of them have the capacity to exchange themselves. ठीक है. सो इस कैपेसिटी से एक और ट्रिक होगा. एट द लास्ट आई टेल यू व्हाट इज दैट. सो पहले हम आगे बढ़ेंगे G3P. सो यहाँ पे G3P का मेन रोल है, क्योंकि G3P से वी विल मूव और साइकिल फॉरवर्ड. सो थोड़ा सा रोकेंगे. इस G3P तक हमें कितने ATPs इज दिस कंज्यूम्ड, मीन्स कितने ATPs हो रहे हैं. एंडोथर्मिक 2 ATPs. एंडोथर्मिक का मतलब कंज्यूमिंग. सो कितने ATPs हैव बीन कंज्यूम्ड, 2 ATPs. सो अब इस साइकिल का मेन रोल है production of ATPs and giving those ATPs outside, क्योंकि it only consumed 2 ATPs. So it has taken 2 ATPs और ये 2 ATPs को फिर से giving it back is the work now. So now we will move forward with the G3P. So only G3P plays a major role in moving the cycle forward, क्योंकि DHAP में कोई रोल नहीं है. लेकिन देर इज समथिंग आई टेल यू लेटर व्हाट इज दैट. सो पहले G3P देखेंगे. सो यहाँ पे एक और बात है. G3P इज एन ऑल्डिहाइड. इट्स अ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. सो इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट में रिडक्शन होता है. रिडक्शन. सो रिडक्शन का मतलब इट्स जस्ट नथिंग, द कन्वर्शन ऑफ द NAD प्लस टू NADH प्लस H प्लस, दैट्स इट. ओके. सो यहाँ पे रिडक्शन होता है. सो ड्यू टू द रिडक्शन क्या होगा, द ऑल्डिहाइड विल बी सेंट आउट. ऑल्डिहाइड का मतलब OH ग्रुप. सो दिस ऑल्डिहाइड विल बी सेंट आउट. इसके अलावा एक और मैजिक होगा, दैट इज एडिशन ऑफ द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, IP. इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज गेटिंग एडेड. इसका मतलब मुझे थोड़ा सा ये बात बताइए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स में कितने फॉस्फेट्स हैं, एक फॉस्फेट थर्ड पोजीशन में. सो इफ आई ऐड अनदर फॉस्फेट, बाहर से कुछ अननोन सोर्स से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ रहा है. सो अब कितने फॉस्फेट्स होंगे, 2 फॉस्फेट्स. क्लियर. सो इसलिए हमारा कंपाउंड हो गया 1,3-biphosphoglycerate. And now you don't ask me, ma'am, where is the aldehyde? I've already told you reduction taken place here. आप देख सकते हो ना रिडक्शन. सो इस रिडक्शन के वजह से aldehyde is sent out. ठीक है. सो इसलिए 1,3-biphosphoglycerate. बाइफॉस्फेट क्यों, एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहा है फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्स. ओके. क्लियर. सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे 1,3-biphosphoglycerate. और अब से इस स्टेप से द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस साइकिल इज टू गिव द 2 ATPs विच इट टुक इन दिस फेज. अब होगा एक्सोथर्मिक, गिविंग द ATPs बैक. सो व्हाट विल हैपन, इसमें कितने फॉस्फेट्स है 1,3-biphosphoglycerate में, 2. सो अब तो एक फॉस्फेट अब तो एक फॉस्फेट तो देना पड़ेगा ATP को. सो नाउ ADP विल कन्वर्ट इनटू ATP एंड दैट फॉस्फेट इज गॉन. सो अब कितने फॉस्फेट्स रिमाइन होंगे, एक फॉस्फेट. इसलिए 3-phosphoglycerate. सो एज ऑफ टोल्ड यू बिफोर, यहाँ पे ATP का रोल होगा. इसका मतलब कौन सी एंजाइम होती है, काइनेस. सो फॉस्फोग्लिसरोकाइनेस. फॉस्फोग्लिसरोकाइनेस. ठीक है. सो हमारा कंपाउंड में ये 3-phosphoglycerate. फिर से ये 3-phosphoglycerate, इट विल जस्ट चेंज इट्स पोजीशन. फॉस्फेट पोजीशन 3 से 2 होगा. इट्स जस्ट चेंजिंग इट्स फॉस्फेट पोजीशन, दैट्स इट. इसलिए 2-phosphoglycerate. इस केस में बस फॉस्फेट का पोजीशन होता है ना कंपाउंड में, दैट इज चेंजिंग, दैट्स इट. मीन्स थर्ड पोजीशन में सेकेंड पोजीशन. सो इसका एंजाइम होता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस. सो नेक्स्ट सो यहाँ पे कंपाउंड आ गया 2-phosphoglycerate. ठीक है. सो ये 2-phosphoglycerate विद द हेल्प ऑफ एनोलेज इट विल बिकम फॉस्फोइनोल पायरुवेट.
सो फिर से ये PEP फॉस्फेनॉल पायरुवेट फिर से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. सो पता हो कौन सी एंजाइम होती है? काइनेस. सो पायरुवेट है इसलिए पायरुवेट काइनेस. सो फिर से इट विल गिव अप इट्स फॉस्फेट. यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है एंड देन इट विल बिकम पायरुविक एसिड, पायरुवेट. दैट्स इट, सिंपल. सी, ग्लाइकोलिसिस कंप्लीटेड. ये तो बहुत सिंपल है यार. ठीक है, यहाँ पे फोर्थ स्टेप तक हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, मतलब कंजम्पशन ऑफ ATP. और ये फोर्थ स्टेप से 10th स्टेप तक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, मीन्स गिविंग प्रोडक्शन ऑफ ATP. That's it, simple. So I've told you, right? I will tell you another magic. I'll show that to you now. So मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ ATPs का कंजम्पशन हो रहा है फोर्थ स्टेप तक? 2 ATPs. एक, oh sorry, wait. So this is 1 and this is 1. So कितने? 2 ATPs. Keep that aside. So कंजम्पशन हो रहा है, मतलब बेसिकली okay, leave it. I'll just tell you in another way. Just forget this point. Let's start from नीचे से करेंगे क्योंकि यहाँ पे ATP का प्रोडक्शन हो रहा है ना. सो कितने ATPs प्रोड्यूस हो रहा है नीचे? 2 ATPs. दिस इज 1 एंड दिस इज 1. फ्रॉम G3P इस स्टेप से 2 ATPs have been produced. So as I've told you before, DHAP का एक कैपेबिलिटी है, इट हैव द कैपेबिलिटी टू चेंज इनटू G3P, है ना. सो थोड़ा सा सोच के बताओ, इफ DHAP हैज़ द कैपेबिलिटी टू चेंज इनटू G3P, इसका मतलब अगर मान लो DHAP चेंज्ड इनटू G3P, सो इसका मतलब G3P फिर से इट विल प्रोड्यूस अनदर पायरुवेट, है ना. इसका मतलब DHAP इनडायरेक्टली विल प्रोड्यूस पायरुवेट, हाँ या ना बताओ. अगर DHAP have the capability to change into G3P, इसका मतलब DHAP is producing another pyruvate, no. So कितने नंबर ऑफ पायरुवेट्स होंगे टोटल ग्लाइकोलिसिस में? 2 पायरुविक एसिड्स होंगे. एक पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है ओरिजिनल G3P से और दूसरा प्रोड्यूस होता है DHAP से, क्योंकि DHAP have the capacity to convert into G3P. So 2 पायरुविक एसिड्स होंगे. सो G3P से हमें कितने ATPs मिला है? 2 ATPs. और DHAP से फर्दर कितने ATPs मिलेंगे? और 2 ATPs प्लस 2. सो टोटल कितने ATPs हो गया? 4 ATP. अब एक और ट्विस्ट आता है. सो ये नीचे वाला छोड़ दो, ऊपर देखो कितने नंबर ऑफ ATPs हमें कंज्यूम कर लिया है फोर्थ स्टेप तक? 2 ATPs, मतलब -2, क्योंकि हम ये टोटल 4 ATP से 2 ATPs को वी आर गिविंग बैक टू द ATP. आई मीन वी आर गिविंग बैक टू इट, जैसे लोन वी आर पेइंग इट बैक. सो हमें एक्स्ट्रा कितने ATPs मिले हैं? 2 ATP एक्स्ट्रा. प्रॉफिट कितने मिले हैं? 2. सो ये 2 ATPs है एक ग्लाइकोलिसिस साइकिल में. दिस इज द नेट ATP. एक और बात है वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लिसन टू इट. यहाँ पे हमें जो NADH मिला ना, इट्स लाइक अ ट्रेजर फॉर अस. क्यों? क्योंकि एरोबिक में कितने प्रोसेस हैं? ग्लाइकोलिसिस एक हो गया, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, फोर्थ हो गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. सो लास्ट स्टेप कौन सा? लास्ट स्टेप में NADH प्रोड्यूसेस 3 ATPs. यस, व्हाट यू हर्ड इज करेक्ट. एक NADH प्रोड्यूसेस कितने ATPs? 3 ATPs. सो यहाँ पे हमें कितने NADH प्रोड्यूस किया है? 2. सो कितने ATPs होंगे? 6. अब ये 6 को हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? यहाँ पे एक ग्लाइकोलिसिस साइकिल में 2 ATP नेट प्रॉफिट है. सो 2 से 6 कंबाइन कर लो, कितने ATPs होंगे? 8 ATPs. ये 8 जो है इट इज़ द ग्रॉस. हम ग्रॉस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टोटल लेकिन ये 6 ATPs हमें जो मिल रहा है NADH से, वी कांट यूज इट नाउ, क्योंकि वी कैन ओनली यूज इट आफ्टर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन साइकिल. सो अब इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं.
इसलिए हम इसको ग्रॉस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 ATPs मिला है प्रॉफिट, बस ये 2 ATPs को ही हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वी विल कॉल इट इज ए नेट। नेट का मतलब विच कैन बी यूज्ड। ठीक है, सो दिस इज द मैजिक विच आई हैव टोल्ड यू बिफोर। सो अब आपको क्लैरिटी मिलेगा। सो नेट ATPs कितने प्रोड्यूस होंगे ग्लाइकोलिसिस साइकिल में? 2 ATPs, क्योंकि बेसिकली 4 ATPs प्रोड्यूस होंगे। 2 ATPs होता है G3P से और 2 होता है DHEAP से, क्योंकि DHEAP विल कन्वर्ट इनटू G3P और ग्लाइकोलिसिस का आगे साइकिल G3P से होगा, इसलिए 2 + 2 विल बी 4। लेकिन हम ऑलरेडी पहले 2 ATPs को हम कंज्यूम कर चुके हैं, सो वी हैव टू रिटर्न देम, इसलिए 4 - 2 हमारा नेट हो गया 2। और 8 ATPs हमारा ग्रॉस है, क्योंकि उसमें 6 ATPs है 2 NADH से। क्यों बताओ? एक NADH से हमें फर्दर साइकिल, कौन से साइकिल में? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में 3 ATPs मिलेंगे एक NADH से, लेकिन हम ऑलरेडी ग्लाइकोलिसिस में कितने प्रोड्यूस किया था? 2, इसलिए 6। सो 6 + 2 विल बी 8। इट इज द ग्रॉस ATP प्रोड्यूस, सिंपल। ठीक है, हाँ एक और बहुत, आप इसको लेके कंफ्यूज मत होना। सो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 2 ATP 2 NADH, ये 2 लिखा हुआ है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ G3P और NADPH, इसलिए 2 NADH 2 ATP लिखा हुआ है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड फॉर दैट। ठीक है, सो ये है ग्लाइकोलिसिस, देखो कितनी ईजी है। Okay, so you just have to learn it with the help of some tricks, that's it. Okay, so and I forgot, just remember this thing, net ATPs कितने हैं, gross ATPs कितने हैं, तो बहुत 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 important है, don't forget it. Okay, so this is it guys. So I guess आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग था, because I really felt it interesting and exciting too. So आज हम ग्लाइकोलिसिस देखा है, कल we will see the Krebs cycles, simple. ठीक है, so if you have any queries you can ask us in our Telegram channel, and do join our Telegram channel. I'm telling you again, all the notes, everything will be uploaded in the Telegram channel itself. Just join it and just stay updated. Thank you for watching. Take care. Bye bye.